हेलो बच्चा पार्टी, सब लोग मजे में हो ना। तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 12 जो हमारा कौन सा चैप्टर है बच्चों, एटॉम, तो उसके ऑल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है, उसको हम अच्छे से पहले एक बार पढ़ेंगे। बहुत एक ईजी कंसेप्ट वाला, लॉजिक वाला हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे बोला कि इन दी रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटॉम द न्यूक्लियस रेडियस अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। जैसे जैसे डेटा वो लोग बोल रहे हैं वैसे वैसे बच्चा यहाँ पे मैं डेटा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दे दी 10⁻15 मीटर। चलो, is analogies of the sun about which the electron moves in the orbit, और उसकी जो रेडियस बोली। ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका यहाँ पे रेडियस हमको कंपेयर करना है। तो मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। लाइक द अर्थ, मतलब बच्चों यहाँ पे हमको ऐसा बोल रहा है कि हमको जो हमारा प्लैनेटरी मॉडल है उसको यहाँ पे कंपेयर करना है हमारे एटॉमिक मॉडल के साथ। मतलब यहाँ पे सेंटर में सन होता है, उसके सराउंडिंग यहाँ पे जैसे अर्थ रोटेट करता है ना, तो यहाँ पे अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सन को न्यूक्लियस सपोज करना है और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट करना है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयरिंग यहाँ पे बोला है। लाइक द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम लिखा है प्रोपोर्शनल एज दोज ऑफ द एटॉम, वुड द अर्थ बी क्लोजर टू और फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन एक्चुअली इट इज। क्या मतलब नज़दीक होगा कि दूर होगा, उसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या अर्थ मतलब नज़दीक होगा कि दूर होगा, वो हमको बताना है। द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज अबाउट 1.5 into 10⁻11 मीटर। द रेडियस ऑफ सन इज टेकन एज 7 into 10⁸ मीटर। ऐसा डेटा यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा वो पहले ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमको मालूम हो जाएगा कि टोटल दोनों के बीच कितनी का गैपिंग है। तो 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻15, तो 10⁻10 और ये ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो टोटल मिला के 10 बच्चा क्या हो गया, 5। ठीक है, हमको रेडियस ऑफ अर्थ मतलब नज़दीक आएगा कि दूर जाएगा वो देखना है। ओरिजिनल में अभी रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे दे दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ 1.5 into 10⁻11 मीटर है। तो उसके साथ कंपेयर करें तो मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसको मैं बेटा RE' बोलूँ। ठीक है, तो उसको कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इसका रेशियो, क्योंकि हमको एटॉमिक मॉडल के साथ उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ सन, तो रेडियस ऑफ सन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁵ और रेडियस ऑफ सन की वैल्यू कितना है, 7 into 10⁸8। तो टोटल आंसर 7 into 10⁸8 + 5 तो कितना होगा, 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 10⁻11, यहाँ पे वैल्यू कितना है बच्चा, 10⁻13। तो आप ही सोच लो कि जब एटॉमिक मॉडल के साथ आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, बस आंसर से कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर लेके आ 10⁻13, ओरिजिनल में है कितना, 10⁻11, तो क्या होगा, नज़दीक आएगा कि दूर जाएगा, लिख लो आंसर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन अ गेगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ ए 7.7 MeV अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरी टू रेस्ट एंड लिखा है रिवर्स इट्स डायरेक्शन। सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझ में नहीं आता। बच्चों 12 चैप्टर एटॉम में बहुत बार ऑलरेडी न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं,
बट क्वेश्चन पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोला है। तो आपको पहले तो मालूम होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों एग्जैक्टली फंडामेंटल ऐसा है कि ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये अल्फा और गेगर और मार्शडन में आपको वो एक्सपेरिमेंट मालूम ही होगा कि भाई अल्फा पार्टिकल को यहाँ से हमने स्कैटर किया था, ठीक है, यहाँ से वो जा रहा है। अभी ये अल्फा पार्टिकल्स का बेटा आपको बोल दिया कि उसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 7.7 MeV बोल दिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV के साथ वो आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल खुद एक क्या है बच्चा, तो अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो दोनों के बीच एक रिपल्जन फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि बेटा ए भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज और ए भी पॉजिटिव चार्ज, रिपल्जन होगा। एक लिमिट ऐसी आएगी कि रिपल्जन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो रिपल्जन फोर्स के इक्वली हो जाएगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। सर कहना क्या चाहते हो? तो मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिपल्जन बढ़ता जाएगा। तो जो रिपल्जन फोर्स होता है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि K = U। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद हेड ऑन इम्पैक्ट होके वो पूरा रोटेट हो जाएगा। तो वो कितना मैक्सिमम न्यूक्लियस से कितना मैक्सिमम वो उसके नज़दीक पहुंच जाएगा। तो बेटा वही हमको पूछा है कि यहाँ से मतलब यहाँ पे वो स्टॉप हुआ तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब यही होता है कि उसके बाद मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ा काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हुई और पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। एक पॉइंट पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, उसके बाद ये वापस 180 डिग्री पे हेड ऑन इम्पैक्ट होगा। तो वो मैक्सिमम न्यूक्लियस के कितने नज़दीक पहुंचेगा उसी की वैल्यू हमको लानी है। तो काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे K = U हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सबको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, स्मॉल k Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम R की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे D, और वही हमको D ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। तो D जिसको ढूंढना है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे K Q1 Q2 बाय यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का K। चलो अभी वैल्यू पुट करने का टाइम है। तो सर क्या क्या वैल्यू पुट करें, यहाँ पे तो कुछ डेटा में लिखा नहीं है। तो बच्चों ध्यान से आप देखो, तो पहले तो एक कंपलसरी याद रखो कि भाई MeV को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी भी आप इसमें EV वैल्यू इलेक्ट्रिक वोल्ट वाली एनर्जी का वो जो यूनिट है उसको कंपलसरी जूल में कन्वर्ट करना होता है। तो 7.7 M की वैल्यू 10⁻⁶ और यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी का जो लोचा था वो खत्म हो गया। अभी सर Q1 Q2 क्या लें? तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि गाइडर और मार्शडन के प्रैक्टिकल में ये अल्फा पार्टिकल था और सामने कौन सी फिल्म थी याद है आपको? गोल्ड फिल्म थी, है ना। तो गोल्ड फिल्म का चार्ज कौन सा है? सबको फॉर्मूला मालूम है, Q = N मालूम है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का लिखे, मतलब अल्फा पार्टिकल को बच्चा हम Q1 बोल देते हैं, ठीक है। तो Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है आपको सबको मालूम है, हीलियम का क्या है? न्यूक्लियस है। तो हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम 42 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है, नीचे जो होता है बेटा वो क्या इंडिकेट करता है? चार्ज नंबर इंडिकेट करता है। तो चार्ज नंबर मतलब क्या? 2 हो गया और यहाँ पे हो गया E। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू 2E। सामने गोल्ड फिल्म थी, गोल्ड फिल्म का Z मतलब समझ में आ रहा है चार्ज कितना होता है? तो सबको मालूम है 79E। तो आप Q2 की वैल्यू बच्चा क्या लिखोगे? 79E, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, समझ में आया कि नहीं आया? Q1 के Q2 गाइडर और मार्शडन में अल्फा को यहाँ पे उन्होंने यहाँ से थ्रो किया था और सामने गोल्ड फॉइल रखी थी, गोल्ड फिल्म भी बोले। तो गोल्ड फिल्म का Z की वैल्यू कितना होता है? 79E, ठीक है। N में 79 आप रख दोगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी Q2 की। चलो
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का भी टाइम है। और बेटा बहुत बार एक क्वेश्चन MCQ में पूछा गया है, ठीक है। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू जो अल्फा पार्टिकल है 2e, Q2 तो सामने गोल्ड की फॉइल रखी थी तो 79e, ठीक है। और K की वैल्यू, तो K की वैल्यू 7.7 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप यहाँ पे देखो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, 79 मल्टीप्लाई बाई 2 और e इंटू ई का स्क्वायर हो गया। e की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻90 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। 79 मल्टीप्लाई बाई 2 और e का स्क्वायर, तो e की वैल्यू रख दो स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 7.7 इंटू 10⁻⁶, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर 30.32 इंटू 10⁻, आपको जो आंसर मिलेगा वो -15 मीटर, ठीक है, -15 मीटर इतना आंसर आएगा। आप कैलसी से कर लो तो 30 हाँ उसको फर्मी में कन्वर्ट करें तो 30.32 10⁻⁻50 मीटर को बेटा हम क्या बोल सकते हैं, फर्मी। क्या बोल सकते हैं, फर्मी, ठीक है। तो समझ में आया सबको, यस के नो, ठीक है। तो ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछने के लिए बोलते हैं, सिंपल कंसेप्ट है। पर बच्चों इसमें डेटा नहीं होता तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बोल दिया गेगर एंड मार्सडन, तो समझना पड़ेगा कि उसमें एक चार्ज होता था वो अल्फा और एक अल्फा पार्टिकल था, और अल्फा पार्टिकल मतलब 2, ये सबको मालूम है। दूसरा उसने लिया था गोल्ड फिल्म, ठीक है। चलो एनीवन एनी डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 eV energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Okay, मतलब फिर से पढ़ रहा हूँ, एक एनर्जी रिक्वायरमेंट एनर्जी है 13.6 EV एनर्जी के जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दोनों को सेपरेट करना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं हमको। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। बेटा क्या क्या हमको ढूंढने के लिए बोला है वो पहले समझना है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा बोला है कि समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम बोला है। हाइड्रोजन में सबको मालूम है कि भाई एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसका मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अभी इस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, मतलब कितनी एनर्जी से बंधा है, तो क्या भाई 13.6 eV, मतलब उसको इसकी एनर्जी -13.6 eV एनर्जी से बनता है। उसको बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बोला है 13.6 eV, मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी बेटा कितनी दी है, तो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ बंधा हुआ है, -13.6 eV, ठीक है। अब ये लोग ऐसा बोल रहे इतनी वैल्यू दी है तो आपको ऑर्बिटल रेडियस मतलब बेटा RN ढूंढना है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है तो एक ही ऑर्बिट होगी, तो मतलब हमको रेडियस ढूंढना है। यहाँ पे दूसरी ऑर्बिट तो होने का कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट बनेगी। तो R ढूंढना है और वेलोसिटी ढूंढना है बच्चा, कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से अंदर रोटेट करेगा। चलो तो सर कैसे लाएंगे, तो सिंपल है, फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव करके घूम रहे हैं, ठीक है। चलो तो पहले तो आप सबको मैंने बोल दिया है कि बच्चा आपको EV का कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल के अंदर, -13.6 इंटू 10, हाँ E ना, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। चलो तो रेडियस ढूंढना है, तो सबको एनर्जी का इक्वेशन मालूम है, -E² अपॉन 8πε0 इंटू R। क्या फॉर्मूला है, चलो एक बार देख लो, -E² 8πε इंटू R, ये हमारा बच्चा क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे हमको रेडियस ढूंढनी है, तो चलो रेडियस को सब्जेक्ट बना दे, तो -E², हाँ ये ऊपर आएगा 8πε0 इंटू E हो गया। चलो अभी वैल्यू पुट करें अंदर, माइनस E की वैल्यू बच्चा कितनी है,
तो ई की वैल्यू सर नहीं दी है, नहीं दी है ना बेटा, याद रखनी है आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर 8, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और ई की वैल्यू जरा ध्यान से देखो, कंपलसरी बेटा जूल में कन्वर्ट करके ही डालना है। बहुत सारे बच्चे 13.6 लिखेंगे और बोलेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है। अरे कहाँ से बच्चा आंसर आएगा, ये माइनस है तो आगे माइनस लिख लूँ, तो वैल्यू यहाँ पे जो हो रही है 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। आप चाहो तो एक कैंसिल हो सकता है। तो ये रेडियस का आप कैलकुलेशन पार्ट करोगे बच्चा, तो रेडियस का आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्बिट का, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉम है तो उसमें एक ही ऑर्बिट बनने वाली है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶। सॉरी, ये तो हाँ रेडियस। आप कैलकुलेशन करो तो आपको टोटल जो आंसर मिल रहा है, 1 मिनट देख लेते आंसर बेटा। आप कैलकुलेशन करो डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो रेडियस की वैल्यू मिलेगी आपको 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। बोहर ऑर्बिट से भी उसको पहचाना जा सकता है। यस, हम ऐसा बोल देते 0.53, एक पॉइंट आगे बढ़े तो 10⁻10 मीटर बोलते हैं। और लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.53 10⁻10 मीटर है तो एंगस्ट्रॉम भी बोलेंगे। बच्चों आपको ये वैल्यू कंपलसरी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियस ऑफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू भी है, उसमें शॉर्टकट एक तरीका एक न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट का आपको टाइम पीरियड, ये सब कुछ याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, इस डेटा में तो हम आंसर लेके आए, तो आंसर क्या है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। चलो अभी हमको बच्चा ये पहला तो हमको जो रेडियस पूछा था वो मिल गया। अभी उसके बाद हमको बच्चा क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो चलो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेलोसिटी तो सबको फॉर्मूला मालूम ही है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए हमको काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम ऐसा लिखे ना K इज इक्वल टू -E, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो 1/2 mv²। चलो और ये -E हो गया, वेलोसिटी लानी है तो यहाँ पे देखोगे आप v का स्क्वायर हो गया, ठीक है। पहले -E तो यहाँ पे -2E लिखूँ, -2 ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाई क्या हो गया m, स्क्वायर इससे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा √ -2E बाई क्या लिखूँ बच्चा m। चलो तो v इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो -2, E की वैल्यू क्या है -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आप पहले उसका माइनस तो प्लस होने वाला है, आप 13.6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइड बाई 9.1 और पावर का करो तो आप लास्ट में आंसर आएगा बच्चा यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बेटा क्या मिल गई आपको वेलोसिटी, मतलब हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होती है तो उसका हमने रेडियस ढूंढ लिया और वेलोसिटी। तो बच्चों आपको एक पीछे एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी का वैल्यू रखना पड़ेगा, वो आपको देंगे नहीं एग्जाम में, तो इसलिए याद कर लेना है, रिमेंबर इट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। मैं एंगस्ट्रॉम में याद रख लेता हूँ, एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 10⁻10 मीटर, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी क्या है तो 2.18 इंटू 10⁻6 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट कंपलसरी बच्चा सब में लिखना है। तो डन हो गया बच्चा। चलो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। जो 12 चैप्टर में ये भी बहुत अच्छी बात होती है, साला डेटा कुछ देते ही नहीं है, हमको समझना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है बट क्वेश्चन को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी
कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमको ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है, फ्रीक्वेंसी हमको ढूंढना है ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बच्चा हमको फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो पहले तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी के साथ उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे आर, ओमेगा की जगह बच्चा मैं 2πf लिख सकता हूँ, यस के नो, ठीक है। हमको ढूंढना क्या है, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो ऐप को सब्जेक्ट बना दे, ठीक है। तो v डिवाइडेड बाय 2πr हो गया। मैंने बोला था ना अगले न्यूमेरिकल में, अभी बच्चा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो एक ही फर्स्ट ऑर्बिट ही रहेगा, मतलब उसका रेडियस r1 और उसकी वेलोसिटी v1। तो क्या बच्चा आपको एग्जाम में ये v1 और r1 की वैल्यू देंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे बोला है बच्चा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या एग्जाम में v1 r1 की वैल्यू देंगे? नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो v1 की वैल्यू मैंने आगे बोला था 2.18 इंटू 10⁻⁶, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r1 की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चलो कैलकुलेट करो बच्चा, आपका टाइम सेव हुए इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आपके सामने आने वाला है ये 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो यूनिट क्या है, 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। एनीवन एनी डाउट? सर डाउट होगा तो भी कैसे पूछेंगे ऑनलाइन के अंदर, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपको जो भी क्वेरी है वो लिख लो, मैं आंसर आपको उस आंसर डेफिनेटली बच्चा मैं दे दूंगा। तो बट ऑलवेज मेरा ट्राई यही रहा है कि आपको इस लेक्चर, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में ही सब कुछ समझ में आ जाए। मैं हर एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से एक एक लाइन सुनना है, अच्छे से सब कुछ देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, बहुत बार एक क्वेश्चन बच्चा MCQ में भी आ चुका है, बहुत सिंपल है। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 EV सेपरेटेड टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटॉम, ठीक है। मतलब बोला फिर से, डिफरेंस ऑफ 2.3 EV सेपरेटेड टू एनर्जी लेवल्स, मतलब दो ऑर्बिट के बीच का यहाँ पे एनर्जी लेवल का डिफरेंट बोला हुआ है, ठीक है। वो कौन सी वो मालूम नहीं है, पर दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, डिफरेंस मतलब आगे डेल्टा लिखेंगे, तो वो डिफरेंस गिवन है 2.3 EV। मैंने आपको पहले से ही बोल दिया है कि न्यूमेरिकल के अंदर कभी भी EV की वैल्यू में कंपलसरी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, जूल में। तो यहाँ पे 2.3 E की वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गए, ठीक है। What is the frequency of the radiation emitted, मतलब फ्रीक्वेंसी ढूंढना है when the atoms make a transit from the upper level to lower level। मतलब दो हमारी ऑर्बिट है, यहाँ पे दोनों के बीच का एनर्जी गैप दे दिया है, पर ए इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिस्ट हो रहा है, तब वो कितनी फ्रीक्वेंसी, तो बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से जो रेडिएशन होगा वो एमिट होगा, मतलब डायरेक्टली ऐप ढूंढना है बच्चा। तो आपको बोहर का पोस्टुलेट 3 मालूम है, बोहर के पोस्टुलेट 3 में यही तो बताया है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ, यस ना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ढूंढना है उसको सब्जेक्ट बना दो, तो डेल्टा ई बाय प्लांक कांस्टेंट एच हो गया। डेल्टा ई की बच्चा वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कंपलसरी आप 2.3 लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हो मेरा न्यूमेरिकल का आंसर आ गया, गलत है, गलत, सही कर, कन्वर्ट टू जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, और प्लांक कांस्टेंट कितना होता है 6.625, 4 भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, 10⁻34। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे जो आने वाली है, यहाँ पे आंसर आएगा 0.555 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, 10⁻15 हर्ट्ज। तो बच्चा ये हमारा आंसर है।
चलो आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आगे बढ़े, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर से द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 CV, मतलब हमको एनर्जी की वैल्यू बोल दी -13.6 CV। मोस्ट फॉर MCQ, बहुत बार घुससेट और हमारी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ के तौर पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जरा ध्यान से देखना। मतलब हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है -13.6 CV है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, ठीक है, मतलब K और U ढूंढना है। तो बेटा मैंने गोल्डन फॉर्मूला आपको लिखा है, ये तीनों का रिलेशन का, आपको सबको याद होगा। इन तीनों का रिलेशन का मैंने फॉर्मूला लिखा है, E इज इक्वल टू -K इज इक्वल टू U/2, मालूम है ना आपको। E गोल्डन फॉर्मूला, E इज इक्वल टू -K इज इक्वल टू U/2। तो चलो हमको काइनेटिक एनर्जी लाना है, ले E इज इक्वल टू -K लिखे। अभी K लाना है तो माइनस को इस साइड भी शिफ्ट करे तो -E लिख सकते हैं। तो K, E की वैल्यू कितनी है -13.6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है ही नहीं, ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है बच्चा। तो माइनस माइनस क्या होता है +13.6, क्या हो गया +13.6 CV, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। चलो उसके बाद बच्चा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में E इज इक्वल टू क्या होता है U/2, ठीक है। U को सब्जेक्ट बनाए तो क्या लिखे 2E, तो 2E की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो -13.6, ठीक है। तो U का आंसर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -27.2 EV, कितनी आएगी -27.2 EV, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बस इतना फॉर्मूला याद रख लो। एक बार E और K का कंपैरिजन करो और K को सब्जेक्ट बनाओ, दूसरी बार E और U/2 का कंपैरिजन करो और U को सब्जेक्ट बना दो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से हमको क्या करना है, समझना है। ओके, अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब अ फोटोन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और वो फोटोन को बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास एनर्जी आ जाती है और वो जंप लगा के फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, तो यहां से जब भी मतलब डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड द, मतलब ये जो फोटोन को उसने गेन किया तो वो फोटोन की वेवलेंथ मतलब आपको लेम्डा ढूंढना है और वो फोटोन को उसने जो गेन किया उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट। पहले तो हमारी ऑर्बिट E1 है और ये ऑर्बिट हमारी E4, क्योंकि वो फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है। तो पहले यहाँ पे लैम्बडा और एफ ढूंढना है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सबको बोहर का थर्ड पोस्टुलेट मालूम है, अभी आगे वही ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने देखा था। तो उसमें बच्चा हमने क्या किया था, तो कि भाई आपको बोहर का थर्ड पोस्टुलेट मालूम है, डेल्टा इज इक्वल टू HF होता है, ठीक है। एफ को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, तो क्या लिखोगे डेल्टा E/H लिख लोगे। तो बच्चा डेल्टा E मतलब क्या, दो ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस। तो E4 माइनस क्या लिखोगे E1 लिखोगे, डिवाइड बाय H लिखोगे, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट किस किस की है, तो क्या आपको E1 की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, E4 की वैल्यू चाहिए। तो आपको मालूम है किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6/n² EV, ठीक है। तो चलो मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ मेरे को n दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूंगा 1, E1 -13.6 और 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बच्चा हमको मिल गया -13.6 EV, किसकी वैल्यू मिल गई E1 की। वैसे ही हमको E2 ढूंढना है, तो n इज इक्वल टू मैं ऊपर के फॉर्मूला में क्या रखूंगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, समझ में आ रहा है, -13.6, यहाँ पे n की जगह किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो
तो -13.6 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 करोगे बच्चा तो जो आपको आंसर मिलने वाला है वो E4 की वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ रही है -0.85 EV। आप कैलकुलेटर से आराम से करो, मिल जाएगा। ठीक है, ये EV में वैल्यू मिली। अब आप जल्दबाजी में क्या करने वाले हो बता देता हूँ। E4 की वैल्यू आप लिखोगे -0.85, ये बीच में माइनस है और E1 के पास भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। E1 की वैल्यू 13.6, समझ में आया, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लांक कांस्टेंट 6.6, आप 665 664 जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻⁻34 यूनिट होता है जूल सेकंड, पर यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना होता है। आप इतना करोगे और आंसर मैच करने का ट्राई करोगे तो बच्चा आंसर नहीं आएगा। तो क्यों आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कंपलसरी बोला है कि आपको ईवी को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो ये वैल्यू तो आपने बच्चे ईवी में लिखा, तो जूल में तो कन्वर्ट करो। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ईवी कन्वर्ट टू जूल 1.6 इंटू 10 सॉरी आपको ईवी में से ही जूल में जाना है तो सही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चा आपके हाथ में फ्रीक्वेंसी का जो फाइनल आंसर आ रहा है, आप कैलसी वर्क करो। मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ टाइम सेविंग के लिए, सब कुछ स्टेप तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिए हैं। तो फाइनली आंसर यहाँ पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी का 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। एनीवन एनी डाउट? जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो आप। डायरेक्ट बेटा मैं आपको डेफिनेटली मैसेज के जरिए आपको रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। चलो फ्रीक्वेंसी मिल गई। आपको बेटा आपको क्या ढूंढना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ, सबको मालूम है। चलो तो लैम्बडा सी की वैल्यू कितना रखोगे, 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है 3.1 इंटू 10⁻15। तो वेवलेंथ कितनी मिलेगी, तो चलो कैलसी वर्क करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर मिलेगा 0.97 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट कंपलसरी लिखो, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क कट हो गए। तो यूनिट होता है वेवलेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। ओके चलो तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बोर्ड में एक क्वेश्चन बहुत बार 4 मार्क 3 मार्क में डिजाइन हो चुका है। इस चैप्टर की खासियत क्या है बच्चा, डेटा बहुत कम हो गए पर आपको समझना है। एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो मेरे हिसाब से इससे इजी कोई भी न्यूमेरिकल होते नहीं है। चलो तो क्वेश्चन पे आगे बढ़े। तो यूजिंग द बोहर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटॉम इन द n इज इक्वल टू 1 2 and 3 लेवल्स। ठीक है, तो मतलब हमको बोहर मॉडल यूज करना है और इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड मतलब v1 ढूंढना है, v2 ढूंढना है और v3 ढूंढना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पहली ऑर्बिट की वेलोसिटी, वो तो टीचर ने बोला ही होगा कि बेटा ये तो याद रख लो क्योंकि आपको MCQ न्यूमेरिकल में उसकी नीड होती है। तो v1 की वैल्यू वो डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 2.18 पहली ऑर्बिट की वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड। बेटा ये न्यूमेरिकल में 4 मार्क में पूछा है तो बेटा ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहली ऑर्बिट की वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पहली ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी होती है और वो भी वेलोसिटी कौन से मॉडल से आपको ढूंढनी है, बोहर मॉडल से। किससे, बोहर मॉडल से। तो बोहर मॉडल में सबको मालूम है, हम बोलते थे कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इज इक्वल टू वही हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वालिटी में होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है mv²/r और इसका फॉर्मूला kq1 q2/r² हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, kq1 q2/r²। अभी यहाँ पे r तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये r डिनोमीटर का ऊपर आएगा तो mv, मैंने r लिखा, सर एक v लिखना आप भूल गए, नहीं रे, मैं यहाँ पे बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के साथ कंपेयर करना है मेरे को। तो v और एक v मैंने बाहर लिख लिया तो v² हो गया और ये डिनोमीटर वाला r ऊपर आ गया। यहाँ पे k सिंपल है, q1
Q2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉडल को हम कवर अप करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक और प्रोटॉन, तो उसका एक प्रोटॉन, तो मतलब प्रोटॉन को मैं सिंपल है बेटा 1e लिख सकता हूँ और इलेक्ट्रॉन को भी मैं 1e लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब 1e मतलब e मल्टीप्लाई बाई हमारा क्या हो जाएगा E²। ठीक है, चलो तो इतना हो गया। अभी सबको मालूम है कि भाई बोहर का हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट L इज इक्वल टू NH/2π होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम बोले तो MVR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो मैं MVR की जगह क्या लिखने वाला हूँ, MVR की जगह, क्योंकि बच्चा यही मेथड से आपको वेलोसिटी का आंसर लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है क्लियर कट कि बोहर मॉडल से ही वेलोसिटी लाओ। ठीक है, दूसरी कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे NH/ मैं 2π लिख सकता हूँ इंटू V इंटू K²। चलो हमको अभी चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट की, तो V को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो मैं लिखूंगा Ke²। ठीक है, ये डिनोमीटर का 2π ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय मैं NH लिखूं। ठीक है, अभी n मतलब ऑर्बिट का नंबर, तो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात बोलूं तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी V1 लिखूं। के तो कांस्टेंट है, 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, उसका स्क्वायर ई की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, 3.14 डिवाइडेड बाय n तो 1 हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट 6.665 इंटू 10⁻34 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का इसका कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बच्चा 4 मार्क में पूछा है तो V1 को कंपलसरी डिराइव करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। ठीक है, हाँ बहुत सारे बच्चे V1 को डायरेक्ट लिख लेते हैं। और उसके बाद चलो V1 मिला, हाँ V2 और V3 को हम शॉर्टकट टेक्निक से कवर अप कर सकते हैं। मतलब जब वेलोसिटी का हमने इक्वेशन निकाला था तो वो इक्वेशन ऐसा था, आप सबको मालूम है कि भाई Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n था। प्रोपोर्शनलिटी की निशानी निकाल ले तो यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी लिखेंगे डिवाइडेड बाय n। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होगी तो बच्चा n की वैल्यू यहाँ पे 2। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी लानी है तो n की जगह जहाँ जाओगा वहाँ पे 2 रखूंगा, तो V1 की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻6, आगे मिला ही है, n की वैल्यू 2 हो गई, डिवाइड करो, कैलसी वर्क करो, तो फाइनली V2 का जो आपको आंसर मिल रहा है 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी मिल गई। वैसे आपको थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी लानी है ना, तो आप n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो 3 लिखोगे तो लिखो या फॉर्मूला में n की जगह 3, V1 की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या लिखना है 3। तो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 0.727 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अभी तो न्यूमेरिकल का ओनली ए पार्ट ही खत्म हुआ है। मैंने बोला था ना, ये बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क 3 मार्क में बहुत बार डिजाइन होता है। ठीक है, तो ए पार्ट खत्म हुआ। मैंने बोला था ना एटॉम्स के चैप्टर में डेटा बहुत कम देते हैं, पर बस समझ लो, एक बार समझ लिया ना तो बेटा सिंपल है, ये पूरे मार्क मिलने के फुल चांसेस है। इजी था ना, क्या था उसमें। ठीक है, चलो कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल्स। मतलब टाइम पीरियड ढूंढना है सब ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तब, सेकेंड में है तब कितना टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड की डेफिनेशन ही वही है ना, एक रिवॉल्यूशन खत्म करने में कितना टाइम जाएगा। तो T1 T2 एंड T3 ढूंढना है। चलो कैसे ढूंढोगे, तो अभी फॉर्मूला मैंने आगे ही लिखा, V इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। अभी R ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πf, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैं f की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/t, तो t डाल दिया,
टी को सब्जेक्ट बनाओ, तो टी को सब्जेक्ट बनाएगा तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी हो गया बच्चा, है ना। ओके, अभी मेरे को ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पे टी एन सब जगह जहाँ 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 ऑर्बिट चेंज हो सकता है तो वहाँ एन लगा दिया। अभी मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड बच्चा ढूंढना है, तो मैं एन इज इक्वल टू T1 लिखूंगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14 फर्स्ट ऑर्बिट, हाँ डायरेक्ट की वैल्यू रख रहा हूँ। एक काम कर लेते, यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप बना देते पहले। तो 2 पाई R1 V1 हो गया। चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, तो यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। चलो तो T1 2 3.14 3.14 रेडियस की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट की 0.53 इंटू 10⁻⁻10। फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है कितनी है 2.18 इंटू 10⁻6। तो बच्चा इसका कैलकुलेटर वर्क करो, तो उसका जो आपको T1 मिलेगा वो 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। चलो अभी T2 ढूंढना है ना बेटा, तो सर ये R2 V2 लाना पड़ेगा। नहीं रे, अपने पास एक शॉर्टकट टेक्निक है, जरा याद रख लेना। अभी किसी भी ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालना है ना, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है Tn प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालो, जैसे वेलोसिटी का मैंने लिखा था ना बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला ये याद रखो, ठीक है। कांस्टेंट के तौर पे क्या लिखना है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू लिखो। तो फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड और यहाँ पे उस ऑर्बिट का नंबर। चलो मेरे को सेकेंड लिखना है, तो n इज इक्वल टू टी लिखूँ, तो T2 इज इक्वल टू T1 2 का क्यूब हो गया बच्चा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का टाइम पीरियड 1.52 इंटू 10⁻16 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो फाइनल आंसर 1.52 मल्टीप्लाई बाई 8 करो, T2 का आंसर आएगा कितना आएगा 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड, ठीक है। चलो T2 मिल गया। अभी क्या चाहिए, T1 मिला, T2 मिला है, T3। चलो तो T3 मिलना है, तो क्या दिक्कत है, T3 जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लिख लो। T1 और 3 का क्यूब लिखना है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू डालो 1.52 इंटू 10⁻16, 3 का क्यूब करो, तो T3 की जो बेटा आपको वैल्यू मिलेगी, T3 की वैल्यू मिलेगी 4.11 10⁻, यहाँ पे 15 सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बस फर्स्ट ऑर्बिट की मैथमेटिकली वैल्यू लाओ, सेकेंड ऑर्बिट का मतलब बेटा ये गोल्डन फॉर्मूला जैसा है, एक गोल्डन फॉर्मूला है। कोई भी ऑर्बिट का आपको टाइम पीरियड निकालना बोले ना, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करो, ठीक है। ये याद रखना है, MCQ में भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो T1 की वैल्यू, T1 कांस्टेंट के तौर पे लिखा, मतलब अभी आपको चलो 3 तक पहुंचे, पर आपको 5 ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहे, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप 5 लिखो और आप 5 का क्यूब करो, और T1 की वैल्यू आप सबको याद रखना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो तो आई थिंक सो ये न्यूमेरिकल आप लोग सब अच्छे से कर लोगे, और जो भी आपका डाउट था मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इनर मोस्ट मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट ही होती है ना। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटॉम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब हाइड्रोजन बोला तो ए न्यूक्लियस मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट मतलब हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट बनेगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब उसकी ऑर्बिट की रेडियस हमको दे दी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। हमको ऐसा बोल रहे हैं रेडियस ऑफ द N2 एंड N3। सपोज ये सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो उसकी वैल्यू आप लेके आओ, ठीक है। चलो तो R2 कितना होगा, R3 कितना होगा, तो जो अभी मैंने वेलोसिटी और टाइम पीरियड ढूंढने का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था ना, ऐसे रेडियस का भी है। तो रेडियस का शॉर्टकट फॉर्मूला बोल रहा हूँ Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। तो Rn
प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालो, कांस्टेंट के तौर पे आपको फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस लिखना होता है, ठीक है। तो r1 n² हो गया, ठीक है। चलो, तो हमको सेकेंड ऑर्बिट का ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस ढूंढना है, तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब n = 2। जो थर्ड ऑर्बिट का, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो यहाँ पे r2 रखूंगा। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, देखो कितना गिवन है, 5.3 × 10⁻11, ठीक है। n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही हमको यहाँ पे r3 ढूंढना है, तो 5.3 × 10⁻11 और यहाँ पे n की वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको r2 4 × 5.3 करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा बच्चा, आंसर आपको जो मिलेगा वो 2.12 × 10⁻10 मीटर, और r3 का जो आंसर मिलेगा वो 4.77 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। सर ये हम कैसे याद रखें, चलो याद रख लेना, एक शॉर्टकट गोल्डन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। किसी भी एटॉम्स की रेडियस, ऑर्बिट की रेडियस ढूंढना है ना, तो फॉर्मूला याद रखो, मैं लिख रहा हूँ, ये लिख लेना नोटबुक के अंदर। Rn = कांस्टेंट के तौर पे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n²। किसी भी ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालना, उसका गोल्डन फॉर्मूला है, यहाँ पे n की वैल्यू डालते जाओ, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, जो भी ढूंढना है n की वैल्यू डालो, आंसर मिलेगा। तो T1 यहाँ पे क्यूब होगा, और किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ढूंढना है, तो फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, v1/n, n की वैल्यू डाल दो। लिख लिया सबने, लिख लेना, MCQ में आएगा, पक्का है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12.5 eV electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at a room temperature. What is series of wavelength will be emitted? इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना, अभी देखोगे 3 पेज खत्म हो जाएंगे। बोलता हूँ ना, एटॉम के अंदर कंसेप्ट ही लिखा होता है, पर इसका पूरा न्यूमेरिकल, मतलब ये भी न्यूमेरिकल 3 और 4 मार्क में डिज़ाइन हो चुका है। चलो देखते हैं। तो बच्चों क्या बोला है उसको पहले अच्छे से पढ़ लेते कि भाई एक हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्मेट में, हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्मेट में, और उसके ऊपर 12.5 EV का मतलब हम एनर्जी डाल रहे हैं। मतलब थोड़ा डायग्राम से भी समझने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग एनर्जी कितनी होती है सबको मालूम है, -13.6। हम उसको बाहर से, मतलब बाउंडिंग एनर्जी है, बाहर से +12.5 EV की एनर्जी हम डाल रहे हैं, +12.5 EV की एनर्जी डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बचेगी, कितनी बची, मतलब आपके पास अभी नेगेटिव एनर्जी है, बाहर से पॉजिटिव एनर्जी डाली, तो अभी कितनी बची, तो आप कैलकुलेटर वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी -1.1 EV। कितनी मिलेगी, तो अभी इलेक्ट्रॉन के पास 1.1 EV है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की है, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा एक ऑर्बिट से कहाँ पे जाएगा, दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। तो वो लोग वही तो बोल रहे हैं ना, इतना इलेक्ट्रॉन बीम हमने मतलब इतनी एनर्जी हमने गैसियस फॉर्मेट में जो हाइड्रोजन का एटॉम है उसके अंदर उसको हमने एनर्जी दी, तो कितनी वेवलेंथ, मतलब व्हाट इज सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, ठीक है। तो चलो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कितनी वेवलेंथ से वो आगे निकलेगा, वो ऑर्बिट कहाँ तक जाएगी, तो ऑर्बिट का नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ऑर्बिट का नंबर। तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना बाइंडिंग एनर्जी का, E = -13.6/n²। अभी कितने इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जा सकता है वो पॉसिबिलिटी देखनी है, तो n² मतलब वही नंबर ढूंढना है। तो n² को सब्जेक्ट बनाए तो -13.6 EV है और A भी EV है, तो E की वैल्यू, हाँ डिनोमीटर में E आ जाएगा, समझ में आया, n² ऊपर है E नीचे है, E की वैल्यू कितना है -1.1। हाँ, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और यहाँ पे 13.6 डिवाइड बाई 1.1 बच्चा आप करोगे तो 12.36। अभी n² की वैल्यू है, अभी n² = आंसर मिला 12.36। ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, √12.36,
तो n की वैल्यू क्या आई बच्चा 3.51। अभी ऑर्बिट तो कभी बेटा इंटीजर हो सकती नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने के चांसेस थर्ड है का तो फोर्थ है, पर नियर अबाउट 3 रहेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो फर्स्ट से, मतलब मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है, इतने चांसेस है। तो इतने की वेवलेंथ हमको निकालनी है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, मतलब 1 2 3। इलेक्ट्रॉन 1 से कहाँ पे जा सकता है 2 में, 2 से कहाँ पे जा सकता है 3 में। समझ में आ रहा है 1 2 1 2 2 3 2 3 और 3 1। और आपको ऑलवेज याद रखना है हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, मतलब मैं इसको कॉम्बिनेशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ 2 1 3 2 और हाँ ये तो हायर एनर्जी लोअर ही है तो 3 1 हो गए। मैं एक टेक्निक दिखाऊंगा, बाकी वही टेक्निक से आप इन दोनों का आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलो तो लैम्बडा बच्चा ढूंढना है तो बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट सबके दिमाग में होना चाहिए। और वो भी बता देता हूँ, मैं साइड पे लिख लेता हूँ बेटा, आपको कम से कम 4 ऑर्बिट तक की एनर्जी लेवल की वैल्यू डायरेक्ट मुंह पे याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी होगी -13.6 eV। कौन से फॉर्मूला से सब ला रहे हैं सर आप, तो आपको En इज इक्वल टू -13.6 n² फॉर्मूला मालूम है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 रखो, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो। E2 की वैल्यू सेकेंड में -3.4 eV मालूम है। E3 की वैल्यू -1.54 eV की वैल्यू। 4 ऑर्बिट में एनर्जी -0.85 eV। ठीक है, कम से कम इसका भी मेरे को तो मालूम है, 5 तक मैंने तो याद रखा है, -0.54 eV। कम से कम आपको फोर्थ लेवल तक की एनर्जी याद रखनी है, फोर्थ ऑर्बिट तक की एनर्जी याद रख लेनी है। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम सेव होता है बच्चा। ठीक है, नहीं तो नहीं ही याद रखनी है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है, चलो तो वो सीरीज आपने देखी ना, वो सीरीज के हिसाब से हमको वेवलेंथ ढूंढना है। मैं आपको एक दिखाऊंगा, बाकी का खुद से होमवर्क। तो होमवर्क तो ऐसा होता नहीं है बट बस सेम ही मेथड है, टाइम थोड़ा आपका सेव हो और वीडियो भी थोड़ा लंबा ना हो जाए, वो भी मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो कर सकते हो आप। ठीक है, चलो तो पहले थर्ड पॉस्टुलेट लिख लेते हैं, है ना। थर्ड पॉस्टुलेट हमारा क्या है बेटा, HF इज इक्वल टू डेल्टा ई है। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे पहले फॉर्मूला बना देते हैं। सबको फॉर्मूला मालूम है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू C/F होता है। अभी F है तो F को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या लिखूँगा, C/λ लिखूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे F की जगह क्या लिख सकता हूँ, C/λ, डेल्टा ई हो गया। अभी ढूंढना क्या है, वेवलेंथ, तो लैम्बडा को ऊपर लेके जाए तो SC बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। चलो अभी बारी बारी से नंबर लिखना स्टार्ट करो। चलो पहले 2 1 का लिखूँ मैं, तो 2 1 लिखा HC। ठीक है, डेल्टा ई की जगह क्या लिखूँगा, E2 माइनस E1। अब इससे इजी तो क्या हो सकता है, H की वैल्यू मालूम है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। ठीक है ना, E2 की वैल्यू मैंने वहाँ लिखा है, याद रखो आप, -3.4। ये माइनस वो माइनस 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 प्लस। ठीक है, E1 की वैल्यू +13.6। मेरे को मालूम है आप जल्दबाजी में इतना लिख के आंसर लाओगे, आंसर गलत होगा। मैंने ऑलवेज बोला है बच्चा, है वैल्यू EV में है, उसको कन्वर्ट कर तू जूल में, तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ बस। अभी कैलसी घुमा दो, आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। तो लैम्बडा 2 1 हो गया, तो लैम्बडा 2 1 का मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आएगा 1.217 इंटू 10⁻⁷ मीटर। चलो किसी को यहाँ पे ऐसी इच्छा हो रही है कि मेरे को नैनोमीटर में लिखना है, तो दो पॉइंट आगे निकालो, तो 1.212.7 10⁻, 2 पॉइंट आगे बढ़े तो -9 मीटर हो गया। तो लैम्बडा 2 1 इज इक्वल टू 121.7 नैनोमीटर हो गया, लैम्बडा 2 1 का आंसर। अभी यहाँ पे ये 2 1 खत्म हो गया, अभी 3 2 और 3 1 मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो लैम्बडा 3 2 ढूंढना है तो SC बाई
यहाँ पे E3 माइनस E2, माइनस माइनस प्लस होगा, वो ध्यान रखना है, और कंपलसरी कन्वर्ट करना है जूल में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 100 में से 70% बच्चों का आंसर न आने का रीज़न यही है कि वो लास्ट में जूल में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। बच्चा 3.2 का जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा 657 नैनोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही लैम्बडा 3.1 भी ढूंढना है, तो SC इज इक्वल टू E3 माइनस E1 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो लैम्बडा 3.1 बस वैल्यू पुट करोगे, आंसर मिलेगा 102.7 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा ये भी बहुत अच्छा सा एक न्यूमेरिकल था। मैंने बोला था ना 2 लाइन का स्टेटमेंट है, पर कितना लंबा न्यूमेरिकल है ये तो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं बताया, इसलिए इतना छोटा हो गया। ठीक है, चलो अभी लास्ट न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल बहुत एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, छोटा सा है पर कंसेप्ट है, देखना है फॉर्मूला जो दिमाग में सेट हो जाएगा, तो इससे इजीएस्ट न्यूमेरिकल कोई नहीं है। तो इन लिखा है अकॉर्डेंस विद द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल को समझना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। फाइंड द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बोले तो एंड ढूंढना है। द कैरेक्टरिस्टिक्स द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, मतलब बोहर के एटॉमिक मॉडल को हमको प्लैनेटरी मॉडल के साथ कंपेयर करना है। ओके, कोई बात नहीं। अराउंड द सन इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस बोल दिया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, विथ ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड बोले तो v 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो मास ऑफ अर्थ भी गिवन है, एम की भी वैल्यू, मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम दिया है, एन लाना है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के साथ हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे बच्चा बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट जो है उसके यहाँ पे हम लिखे, तो बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, MVR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊँ, मेरे को एन ढूंढना है ना, तो मैं एन को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो यहाँ पे MVR मल्टीप्लाई बाई 2π डिवाइडेड बाई 2π ऊपर जाएगा और ये प्लैंक कांस्टेंट नीचे। चलो सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24, वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁻4, रेडियस कितना है 1.5 इंटू 10⁻11, 2 पाई की वैल्यू कितना है 3.14 और प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻13। तो बच्चों बस कैलसी घुमाओ, आंसर लाओ, तो आंसर आएगा आपका लास्ट आंसर 2.6 इंटू 10⁻74। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर एन की वैल्यू मिल गई। तो बच्चों ऑल न्यूमेरिकल डन नाउ। तो आई थिंक सो सबके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गया होगा। एंड ऑफ द एंड, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।